सो अब आपके पास जैसे कल डिस्कस किया था, जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग भी है, ये आपके पास दो तरह की हो सकती है, डेट इज प्रिमिटिव, अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। जिसको कोई डाउट होगा वो चैट में पूछे, क्योंकि शायद आज मेरे पास इस लैपटॉप का स्पीकर ठीक नहीं है। ठीक है, सो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो जो नॉन प्रिमिटिव होगा उसमें अराइवल टाइम का कोई ज्यादा रोल होगा या कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। यहां पर ये अज्यूम किया गया है इस प्रॉब्लम में कि ऑल दी प्रोसेसेस हैव अराइव्ड एट टाइम यूनिट 0 और 0 आए हैं एंड दे आर इन द ऑर्डर ऑफ P1, P2, P3, P4 एंड P5। क्लियर? सो यहां पे उनकी प्रायोरिटी दी हुई है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा? लोअर दी प्रायोरिटी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी। ये लिखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो आप कुछ मर्जी देख सकते हो इसको, लेकिन जनरली क्वेश्चन में मेंशन होगा। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्योंकि लोअर दी प्रायोरिटी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी प्रोसेस P2 की। सबसे पहले ये वाला असाइन होगा 0 से 1, 1 to 6 P5, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी नंबर इज 2, एंड देन दिस वन, एंड देन दिस वन, सॉरी दिस वन, एंड देन दिस वन। तो ये इस तरह से हो गया। तो इसमें किसी को कोई डाउट? सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ये तो सभी से हो जाएगा। लेट अस मेक इट मोर डिफिकल्ट। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का ऊपर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल मुश्किल बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। Let us suppose 4 processes are there. Arrival time 0, 3, 5, 9. Burst time, CPU burst time is 5 to 20, 80. Now the priority. लेट अस सपोज एक टाइम इंस्टेंस पर ये प्रायोरिटी है, तो लोअर दी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी क्वेश्चन में मेंशन है। लोअर दी प्रायोरिटी नंबर, हायर इज दी प्रायोरिटी। तो मतलब प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सो सबसे पहले इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव, अगर आपने इसको करना हो तो कैसे होगा? नॉन प्रीम्प्टिव में आपके पास प्रोसेसर एक बार जिस प्रोसेस को एलोकेट हो गया उससे छीना नहीं जा सकता। सो यहां पर आपके पास सिंपल होगा ये, जीरो से एट टाइम यूनिट 0 देयर इज ओनली वन प्रोसेस दैट इज P0। सो 0 से 3 नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है? 3 पे। तो 0 से 3 तक तो P0 चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि और कोई प्रोसेस है ही नहीं रेडी क्यू में। सो आफ्टर दैट एट टाइम यूनिट 3 आपके पास दो प्रोसेसेस रह गए। इसका टाइम यूनिट, इसका बर्स्ट टाइम है 2 पेंडिंग है, लेकिन अब डिसीजन किसके बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो लोअर दी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी, मतलब अगर इसका लोअर नंबर है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है।
सो एट टाइम यूनिट 3 P1 को आप प्रोसेसर एलोकेट कर दोगे, तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा, यहाँ 2, और 3 से 5 तक आपका कौन सा प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा। ये क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं नॉन प्रीम्प्टिव के केस? यस, क्योंकि नॉन प्रीम्प्टिव क्या होता है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया तो वही चलता जाएगा। सो आई एम डूइंग इट रॉन्गली हियर, सो लेट मी करेक्ट इट। वो मैं प्रीम्प्टिव का करने लग गया था उसको। सो यहाँ तो 0 से 5 तक P0 ही चलेगा। सो एट टाइम यूनिट 5 आपके पास 3 प्रोसेसेस, सॉरी 2 प्रोसेसेस आगे, दैट इज P1 एंड P2 सिस्टम में अराइव हो चुके। तो किसकी प्रायोरिटी नंबर कम है, P2 की। सो देन P2 विल रन। सो दैट इज फ्रॉम 5 to 25 P2 will run. Next, at time unit 25 P3 भी अराइव हो चुका है, तो P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो P3 चलेगा। So from 25 to 43 कौन सा प्रोसेस चला, P3। नेक्स्ट आपके पास P0, P2, P3, नेक्स्ट रह गया आपके पास P1। P1 का बर्स्ट टाइम क्या था, 2। तो नॉन प्रीम्प्टिव में यही आएगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट? इज इट क्लियर? ओके। सो ये आ गया आपका नॉन प्रीम्प्टिव के केस में। सो इन द केस ऑफ प्रीम्प्टिव आपके पास ये कैसे होगा। सो प्रीम्प्टिव के केस में आपके पास प्रोसेसर से को छीना जा सकता है किसी प्रोसेस के पास। तो एट टाइम यूनिट 0 आपके पास एक ही प्रोसेस था, डेट इज कॉल्ड P0। 0 से 3 तक आपका P0 चलना था। सो एट टाइम यूनिट 3 आपके पास सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर आई हुआ, P1। तो P1 की प्रायोरिटी कितनी है, 3, जबकि P0 की प्रायोरिटी कितनी थी, 7। सो देन P1 विल टेक चार्ज ऑफ द प्रोसेसर। 3 से 5 तक आपके पास नेक्स्ट, क्योंकि 5 पे आया तो 5 भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 इसका टाइम यूनिट था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो 3 से 5 आपका कौन सा चला, P1। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 3 से 5 तक तो P1 चला। नेक्स्ट आपके पास सिस्टम में आया P2। P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। 5 से 25 तक आपने P2 को एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट P3 नेट टाइम यूनिट 9 अराइव हो चुका था। देखो 5 से 9 तक P1 P2 चलना था, लेकिन एट टाइम यूनिट 9 P3 आया, तो P2 की प्रायोरिटी P3 के मुकाबले ज्यादा थी, तो P2 रन करता था। नेक्स्ट P3 आया, फॉर 25 से 43 आपका कौन सा चलेगा, P3, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 2 है, P0 की 7 है। सो 43 से 45 कौन सा चलेगा, P0। सो एनी डाउट? सो अगर ये क्लियर है तो अब इनके आपने वेटिंग टाइम फॉर नॉन प्रीम्प्टिव
turnaround time for non-preemptive and response time for non-preemptive, ये कैलकुलेट करने. So waiting time for P naught for non-preemptive it is 0. turnaround time कितना होगा? 0 पे आया, 5 पे कंप्लीट हुआ. रिस्पॉन्स टाइम 0 होगा क्योंकि इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव वेटिंग टाइम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम. P1 आया कब? 3 पे. सो प्रोसेसर कब मिला? यहां पर कोई गलती कर दी हमने. यस, यहां पे P1 आना चाहिए. यस, सो आया आपका प्रोसेस P1 3 पे. प्रोसेसर कब एलोकेट हुआ? 43 पे. तो वेटिंग टाइम विल बी 40. so that means response time will be 40. and what is the turnaround time? 3 पे आया, 45 पे फिनिश हुआ. so turnaround time कितना होगा? 42. next P2 प्रोसेस 5 पे आया और प्रोसेसर कब मिला? 5 पे. so that means waiting time is 0, response time is 0. and what is the turnaround time? 20. so next is P3 at time unit 9 आया और प्रोसेसर मिला 25 पे. तो waiting time is 16, response time is 16. and what is the turnaround time? 43 पे फिनिश हुआ, 9 पे आया था. 43 minus 9 that is 34. क्लियर? तो इसको आप 56 डिवाइड बाय 4, ये 47, 67, ये कितना बनेगा? 101 डिवाइड बाय 4 and this is 56 divided by 4 for non-preemptive. and for preemptive आपके पास है ये वेटिंग टाइम फॉर प्रीएम्प्टिव, turnaround time for preemptive, and that is called response time for preemptive. so first we talk about P naught. 0 पे आया और 0 पे ही प्रोसेसर मिला, लेकिन उसके बाद कितने टाइम यूनिट इसको वेट करना पड़ा? फ्रॉम 3 से 43 मींस 40 टाइम यूनिट इसको वेट करना पड़ा. so 40 is the waiting time. and what is the turnaround time? 0 पे आया, 45 पे फिनिश हुआ. so turnaround time will be 45. next what is the response time? पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 0 पे आया और 0 पे ही मिल गया. so response time is 0. next प्रोसेस P1 3 पे आया और 3 पे ही प्रोसेसर मिल गया और उसके बाद कहीं कोई वेट नहीं. तो दैट मींस वेटिंग टाइम इज 0. एंड व्हाट इज द टर्नअराउंड टाइम? 3 पे आया, 5 पे फिनिश हो गया. टर्नअराउंड टाइम इज 2 और रिस्पांस टाइम 3 पे आया, पहली बार प्रोसेसर भी 3 पे ही मिल गया. सो 0. नेक्स्ट इज P2. P2 कब आया आपका? 5 पे आया और 5 पे ही इसको पहली बार प्रोसेसर मिल गया प्रीएम्प्टिव के केस में. सो वेटिंग टाइम इज 0, रिस्पांस टाइम इज आल्सो 0 एंड टर्न अराउंड टाइम इज 25 minus 5 that means 20. नेक्स्ट इज P3. 9 पे अराइव हुआ और प्रोसेसर मिला इसको 25 पे, उसके बाद कहीं कोई वेटिंग नहीं, दैट इज 16. और रिस्पांस टाइम पहली बार प्रोसेसर भी 16 टाइम यूनिट के बाद मिला. एंड व्हाट अबाउट टर्न अराउंड टाइम? 9 पे अराइव हुआ, 43 पे फिनिश हुआ, दैट मींस 34. सो कैलकुलेट दिस बिकम्स 56 डिवाइड बाय 4 and this becomes 47, 57 and 34. 57 plus 34, sorry, 67 plus 34.
So that is 101 divided by 4 and it is 16 divided by. So any doubt? No, sir. Ask me in chat अगर किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल. No doubt? Okay. So this is about the priority scheduling. अच्छा, हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक कॉन्सेप्ट और किया था, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करते हैं. That is called static priority and dynamic priority. तो मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा. So what you have to do, आपको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. मैंने हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं, तो आपने टाइम लगाकर उसको सॉल्व करना है सभी. So let there are 4 processes in this system having the attributes as shown in the following table. The system uses dynamic priority based scheduling, that is preemptive, where the priority number of a process decreases by 1 after it waits for 5 time units in ready queue. क्लियर? तो आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं और आपका ये सिस्टम है. Calculate the average waiting time and average turnaround time for the scheduling algorithm. So आपके पास अब है क्वेश्चन. यहाँ पर है उनका अराइवल टाइम, यहाँ पे है उनका बर्स्ट टाइम और यहाँ लिखा हुआ है उनकी प्रायोरिटी. यहाँ है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी. ठीक है. अराइवल टाइम है इनका 0, 3, 5 and 10 and burst time is 20, 8, 12 and 9 और प्रायोरिटी है इनकी 8, 5,
4 2। अब इसके लिए आपने कैलकुलेट करना। सो थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है इस न्यूमेरिकल को, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व। इसका गैंट चार्ट बना लो। सो आपके पास 5 मिनट्स हैं, इसका सोच के गैंट चार्ट बनाओ। मेरे पास टाइम 6:24 हुआ है, तो अराउंड 6:29 में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूँ। In case of any doubt in the question, you can ask. So I will discuss its solution at 6:29. So आपको 4 minutes है कि you can do it yourself. So इस क्वेश्चन में आपके पास total number of processes are 4. So you have 4 processes. तो एक जो खास बात है जो इसमें ध्यान देने वाली है कि आफ्टर स्पेंडिंग 5 यूनिट्स इन द रेडी क्यू, आपके प्रोसेस का जो प्रायोरिटी नंबर है वो डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा, मतलब उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी है। यहां पर इसको आप प्रायोरिटी नंबर ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस बाय 1, तो उस हिसाब से हम देखकर चलेंगे। सबसे पहले P0 तो P1 सॉरी प्रोसेस P1 0 से 3 तक आपका प्रोसेस P1 चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट अराइवल ऑफ प्रोसेस इज एट टाइम यूनिट 3।
सो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा 7। अब एट टाइम यूनिट 3 किसकी प्रायोरिटी नंबर कम है? P2 की। सो नेक्स्ट प्रोसेस 3 से 5 तक आपका P2 चलना था। ठीक है, 3 से 5 तक आपका कौन सा प्रोसेस चलना था? P2, क्योंकि उसके बाद प्रायोरिटी 5 है। सो यहां रिमेनिंग टाइम रह गया 6। एट टाइम यूनिट 5 किसकी प्रायोरिटी कम है? P3 की या P2 की? P3 का प्रायोरिटी नंबर कम है तो P3 की प्रायोरिटी ज्यादा हुई, दैट मींस P3 विल कंटिन्यू। 5 to 9 कौन सा चलेगा? P3। क्लियर? 5 to 9 कौन सा चलेगा आपके पास? P3। बट एट टाइम यूनिट 8 इसकी प्रायोरिटी कितनी बन गई? 7। क्यों? जब 5 यूनिट हो गए रेडी क्यू में वेट करते हुए तो आपके पास प्रायोरिटी नंबर विल गेट डिक्रीज बाय 1। सो P1 की यहां पे 7 प्रायोरिटी होगी। सो एट टाइम यूनिट 9 आपके पास दो ही प्रोसेस सिस्टम में है, दैट इज P1 एंड P2। किसकी प्रायोरिटी कम है? प्रायोरिटी नंबर P2 की। सो P2 विल शेड्यूल। 9 to 10 में से आपके पास P2 शेड्यूल करेगा। क्लियर? सो अब 9 to 10 P2 शेड्यूल हुआ तो इसका रिमेनिंग टाइम 5 हो गया। यहां पे ये ऐसे लिख लो कि आफ्टर स्पेंडिंग 5 यूनिट्स कंटिन्यूसली, ऐसे ना हो कि कहीं ब्रेक करके ये स्पेंड करे, तो उसके लिए। सो 9 से 10 तक आपके पास P2 हुआ, तो एट टाइम यूनिट 10 आपके पास प्रोसेस P4 सिस्टम में अराइव हुआ। उसकी प्रायोरिटी कितनी थी? 2। लेकिन एट 2 इसकी प्रायोरिटी थी, तो 10 से 19 तक अगर आप P4 को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होगा सिस्टम में? इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी किस पे चेंज होनी थी? पहली प्रायोरिटी 8 पे हुई थी, तो 13 पे इसकी प्रायोरिटी चेंज होनी थी, दैट मींस 13 पे इसकी प्रायोरिटी 6 हो जाती। P2 की प्रायोरिटी, अब इसको प्रोसेसर कब मिल चुका था? 10 पे, तो इसकी प्रायोरिटी एट टाइम यूनिट 15 इसकी प्रायोरिटी कितनी रह जाती? 4। अब एट टाइम यूनिट 19 आपके पास ये सिनेरियो हो गया कि P2 की प्रायोरिटी कितनी है? 4 और P1 की कितनी है? 6। तो P2 विल अगेन एग्जीक्यूट। सो 19 से 24 तक आपके पास P2 प्रोसेस रहेगा और 24 से 41 तक P1। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? Let me check the chat. So it means no doubt. So अब इस केस में आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? वेटिंग टाइम P1 के लिए वेटिंग टाइम 0 पे आया तो यहां तो 0 टाइम यूनिट वेट करना था। उसके बाद कितना वेट किया इसने? 3 से लेके 24 तक, दैट मींस 21 टाइम यूनिट वेट किया। P2 आया कब? 3 पे, फिर 3 पे ही यहां मिल गया, तो यहां तो इसको वेट करना पड़ा 0, लेकिन 5 से 9 तक इसको वेट करना पड़ा, दैट मींस 4 टाइम यूनिट्स इसको वेट करना। P3 5 पे आया और प्रोसेसर 5 पे मिल गया, उसके बाद कहीं है नहीं, तो इसको वेटिंग टाइम इज 0।
यहां गलती होगी भाई, यहां इसका बर्स्ट टाइम कितना था 12। सो अभी इसको 4 लेकर मान लो आप, क्योंकि अब इसका बना दिया है ऐसे। तो P3, सो यहां पर इसके पास 5 पे आया और 5 पे ही टर्मिनेट हो गया। सो दैट मीन्स सॉरी स्टार्ट प्रोसेसर मिल गया तो 0। P4 10 पे आया और 10 पे ही इसको प्रोसेसर मिला और कोई वेटिंग नहीं है तो दैट मीन्स 0। सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 25 डिवाइड बाय 4। क्लियर? नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। 0 पे आया और टर्मिनेट हुआ 41 पे, सो दैट मीन्स 41। P2 3 पे आया और टर्मिनेट हुआ 24 पे, 21। P3 5 पे आया टर्मिनेट हुआ 9 पे, 4। P4 कब आया ये 10 पे आया और टर्मिनेट हुआ 19 पे, ठीक है 10 पे आया और टर्मिनेट हुआ 19 पे। सो दैट मीन्स इसके पास कितना होगा 9। सो 41 plus 21 that is 62, 66 and 75 divided by 4 इसका एवरेज टर्न। yes, any doubt? Any doubt? So if there is no doubt, let us move to the next algorithm। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा करवाया था मैंने जब हमने मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था, मतलब या टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है ये क्यों यूज किया जाता है कि ताकि आपके पास जो रिस्पांस टाइम है वो सबसे कम हो, क्योंकि हर प्रोसेस की बारी आएगी टर्न बाय टर्न। तो एक टाइम क्वांटम हम दे देंगे कि इतने टाइम यूनिट्स हर प्रोसेस सिस्टम के पास बैठे, तो उसके बाद वो उसी वे में चलता जाएगा, ठीक है। सो इसको करने के लिए अब आपके पास इसको समझने के लिए कैसे है, कुछ सिनेरियोज मैं बता रहा हूं। लेट अस सपोज, क्योंकि हम गैल्विन बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लेट अस सपोज P1 प्रोसेस है और इसका 10 टाइम यूनिट्स है, इसका बर्स्ट टाइम 10 टाइम यूनिट्स है। P2 5 टाइम यूनिट्स है। P3 4 टाइम यूनिट्स है। Let us suppose time quantum is equal to 2 टाइम। टाइम क्वांटम का क्या मतलब है या टाइम स्लाइस का क्या मतलब है कि हर प्रोसेस को सिस्टम ने ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम यूनिट ही देने हैं और उसके बाद उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देना है। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या है कि पहले प्रोसेसर किसी एक प्रोसेस के पास था, फिर उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया है, या उसको बोलो उसको प्रीम्प्ट कर चुके हो। सो इस केस के लिए व्हेन ऑल दी प्रोसेसेस अराइव एट 0, तो इस केस के लिए आपके पास कैसा बनेगा ये सिस्टम, लेट अस चेक। सो इफ दिस इज द केस, सो आप बोलोगे कि 0 से 2, क्योंकि टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है 2 टाइम। सो 0 से 2 तक आपके पास P1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट P2, if all the processes have arrival time of 0 time units,
तो 2 से 4 तक P2 चलेगा, इसका रिमेनिंग टाइम 8 रह गया, इसका रिमेनिंग टाइम 3 रह गया। 4 to 6 P3, so इसका रिमेनिंग टाइम 2। देन अगेन प्रोसेस P1, इसका 8 और इसका रिमेनिंग टाइम 6। नेक्स्ट P2, रिमेनिंग टाइम 1, 8 से 10 तक आपका P2 एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट P3, 10 से 12 तक आपका P3 एग्जीक्यूट हो गया और ये टर्मिनेट ही हो गया P3। तो उसके बाद नेक्स्ट P1, रिमेनिंग टाइम 4 टाइम यूनिट्स। नेक्स्ट अब 1 टाइम यूनिट था P2 का, तो यहाँ 1 के लिए ही आएगा 14 से। अब इंपॉर्टेंट बात, इसको अलग अलग बुक्स या अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेज अलग अलग करते हैं, लेकिन हमने गैल्विन को स्टैंडर्ड माना है तो हम गैल्विन के हिसाब से ही देखेंगे। तो 15 से 17 तक आपने क्या दिखाया P1, एंड 17 से, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग क्या है 2, तो 17 से 19 तक आपने क्या दिखाया अगेन P1। अब यहाँ पर दिखाने को तो कई बुक्स ने 15 से 19 तक P1 ही दिखाया है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप गैल्विन को ही सही मानोगे। तो 15 से 19 तक आपका यही चलेगा। तो पहले 15 से 17 तक आपका P1 चला, दैट मीन्स उसका टाइम क्वांटम पूरा हुआ, वो अगेन प्रिंट हुआ कहां पर, रेडी क्यू में। रेडी क्यू से वो दोबारा एग्जीक्यूशन पे गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सिस्टम में और कोई रेडी क्यू में और कोई प्रोसेस नहीं था, तो सिस्टम ने इसको ही शेड्यूल कर दिया। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच कितने हुए? पहला कॉन्टेक्ट स्विच P1 से P2 के लिए 1, P2 से P3 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total number of contact switches will be more. So यहाँ पे आपके पास number of contact switch increase होंगे इस एल्गोरिथम में, लेकिन response time will automatically get decreased. So जो कॉन्टेक्ट स्विच है आपको मैंने 3rd चैप्टर में करवाया था कि that is an overhead. कॉन्टेक्ट स्विच क्या है? एक ओवरहेड है, उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है कॉन्टेक्ट स्विच होने की। सो टाइम क्वांटम आपको देखकर ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि जो दोनों के लिए ऑप्टिमल। इज इट क्लियर और एनी डाउट? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बाकी एल्गोरिदम्स में मैं क्या कहता हूं कि अगर इन केस ऑफ टाई, आप टाई ब्रेक कैसे करते हो? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। लेकिन इन केस ऑफ राउंड रॉबिन, क्योंकि ये वाला प्रोसेस तो अभी, मान लो आपके पास ऐसा सिस्टम है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, P0 P1, arrival time is 0, 2 and burst time is 4 and 2। तो अगर मैं इसके लिए बोलूं आपको कि और टाइम क्वांटम इज, मतलब प्रोसेसर के पास टाइम क्वांटम कितना है? 2 टाइम यूनिट्स। तो इसके लिए अगर गैंट चार्ट बनाने को बोलूं तो आप क्या करोगे? 0 से 2 तक तो आपके पास P0 चलेगा, रिमेनिंग टाइम। अब ये वाला प्रोसेस भी 2 पे दोबारा रेडी क्यू में आ गया और P1 भी 2 पे आ गया। तो अब इन केस ऑफ एनी अदर एल्गोरिदम यू विल से कि आपका P0 चलेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप लेते हो। बट
इन केस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, वैसे तो सिस्टम में दोनों प्रोसेसेस एक ही साथ आ जाएं ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि सिस्टम में लाइन बाय लाइन होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा P1 को चलाओगे, ना कि P0 को, क्योंकि सिस्टम में क्या है आपके पास, यहाँ रेडी क्यू है, पहले प्रोसेस जाता है, रेडी क्यू पे इंप्लीमेंट होता है, दोबारा फिर क्यू में सबसे लास्ट में लगता है राउंड रॉबिन में। तो वो प्रोसेस तो आपका क्यू में लास्ट में लगेगा एट टाइम यूनिट 2। तो उतनी देर में आपका अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ गया है तो वो ही चलेगा। बट ये डिपेंड करेगा, आपके क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस तो नहीं लिखी हैं, तो उसके, तो इसको अगर कंप्लीट करोगे तो 2 से 4 तक ये चला, ये हो गया, और 4 से 6 तक, तो ये इसका गैंट चार्ट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो अब एक राउंड रॉबिन के ऊपर लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करें। टाइम क्वांटम इज 2। तो इस केस में आपका गैंट चार्ट कैसे बनेगा? 0 से 2 तक P0। अब ये 2 कहां पर गया? रेडी क्यू में। 2 कहां पे गया? रेडी क्यू में, सॉरी P0। तो रेडी क्यू में P1 कब आया है? P0 चला गया है टाइम यूनिट 2, तो P1 आया है 2.001 में। तो अगेन कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा? दैट इज P0। तो यहां पर पहले 4 होगा, फिर 2। एट टाइम यूनिट 4 आपके पास क्या कोई नया प्रोसेस आया? नहीं। तो पहले से कौन सा प्रोसेस शेड्यूल था? P1। सो P1 विल, और यहाँ पे P0 P2 से पहले रेडी क्यू में आ चुका है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी कईयों को कंफ्यूज कर रहा होगा। सो जो नेक्स्ट लैब होगी, लैब में हम पहले राउंड रॉबिन को कंप्लीट करेंगे। सो डू नॉट मिस योर लैब, ठीक है? जो कल है कईयों की परसों, वो इसको प्लीज मिस मत करें। तो वहां पे राउंड रॉबिन डिस्कस किया जाए। थैंक यू। नाउ आई एम एंडिंग दिस।